स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो है हिंदी व्याकरण की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है देखने वाले हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शन देखिए, चित धनमय, अगला है चीन धनमय, फिर है चित धनमय या फिर चीम धनमय। चलिए बताइए इसका राइट आंसर आप जो है क्या लगाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चित धनमय जो है ये सही संधि विच्छेद होगा आपका चिन्मय का। चलिए कैसे इसको यहाँ पर हम समझते हैं। सारी चीज़ों को व्याख्या के साथ समझने वाला है ताकि आपको रटने की आवश्यकता मत पड़े। ये जो है आपके व्यंजन संधि के नियम है। इसमें क्या होता है, यदि जो है किसी वर्ग के प्रथम यानी यहाँ पर क्या है त है और उसके बाद कोई अनुनासिक वर्ण यानी कि क्या आ गया है म आ गया है, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण यानी कि इसमें न में यह परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण से जब चित धन मय करते हैं तो क्या बनता है आपका चिन्मय बनता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए चित धन मय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यथाशक्ति शब्द में जो है निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो चलिए बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा। चलिए कैसे, तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास का जो पहला पद प्रधान हो और कोई वो जो है अवयव या उपसर्ग हो उसे ही क्या क्या बोला जाता है, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। यथाशक्ति का समास विग्रह कैसे करेंगे, तो शक्ति के अनुसार यहाँ पर होता है और जहाँ यथा एक क्या है अव्यय पद है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अव्ययी भाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अरविंद और पुंडरीक निम्नलिखित में से कौन से शब्द के पर्यायवाची हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। ऑप्शंस देखिए, बादल है, कमल है, समुद्र या फिर बिजली। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरविंद और पुंडरीक निम्नलिखित में से कौन से शब्द का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमल। जिसने जो है सही आंसर दिया उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमल। यानी अरविंद, पुंडरीक, पंकज, नीरज, जलज, राजीव, ये सब एक साथ क्या है कमल के जो है काफी प्रसिद्ध पर्यायवाची शब्द हैं, आपको इनको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो काफी जो है इजी आप लोगों के लिए होने वाला है। जिसके कोई आने की तिथि न हो, इस वाक्यांश में एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, यानी एक शब्द इसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे जिसके आने की तिथि न होते। अतिथि, आगंतुक, सायुज्य या फिर आतिथ्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अतिथि। जिसके आने की तिथि ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं। अतिथि जो है दो भागों से मिलकर के बना है, अधन तिथि। अ का मतलब होता है नहीं और तिथि का मतलब होता है तारीख, अर्थात ऐसा मेहमान जिसके आने का दिन या समय पहले से ही तय ना हो उसको क्या बोला जाता है, अतिथि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शुद्ध वर्तनी रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। उज्ज्वल का उज्ज्वल जो है कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में, शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर पहचानना है। देखिए उज्ज्वल लिखा है, फिर उज्ज्वल लिखा है, उज्ज्वल और उज्ज्वल। चलिए बताइए इसमें से उज्ज्वल सही वाला शुद्ध वर्तनी कौन सा आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो उज्ज्वल लिखा है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लिखा है, उ लिखा गया है, फिर आधा जा, फिर आधा जा और व और ल, उज्ज्वल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं उत धन ज्वल से ये जो है बना हुआ है। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार ता के आधे ज में बदल जाता है और ये शुद्ध रूप में ज आधे त में यहाँ पर होता है। व्यंजन उज्ज्वल इस तरीके से आपका यहाँ पर लिखा जाता है, इसको समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी ये जो है इजी होने वाला है। कूप मंडूक होना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ जो है क्या है। कुएं में गिर जाना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, कायर होना या फिर बहुत ज्यादा चालाक होना। तो चलिए बताइए कूप मंडूक होना इसका सही और सटीक अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना। इसको क्या बोलते हैं, कूप मंडूक होना। मतलब कुएं का मेढक, इसको क्या बोलते हैं, कूप मंडूक। समझता है कि वो जो है वो जो कुएं का जो मेढक रहता है वो क्या समझते हैं कि कुआं ही उसका पूरा क्या है, दुनिया है, संसार है। इसी तरीके से जब व्यक्ति का अनुभव और ज्ञान बहुत क्या होता है, छोटा होता है, सीमित होता है, तब इस मुहावरे का जो प्रयोग है किया जाता है, कूप मंडूक होना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जैसे आप जो है रील शेयर करते हैं अपने दोस्तों को, वैसे ही वीडियो को शेयर करते जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तिमिर शब्द का सही विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा। अंधकार, आलोक, रात्रि या फिर धुंधला। तिमिर का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आलोक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, चलिए यहाँ पर समझते हैं।
तिमिर का अर्थ क्या होता है? अंधेरा होता है या फिर अंधकार होता है। हमको पूछा गया है उल्टा शब्द है, तो आलोक का अर्थ होता है प्रकाश या फिर उजाला। इसी कारण से यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? आलोक, ऑप्शन नंबर बी तिमिर का विलोम शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अभिमान शब्द में जो है किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? चलिए बताइए। अउपसर्ग, अभि उपसर्ग, अभि उपसर्ग या फिर मान। यहाँ पर अभी जो है अलग अलग है, एक में बड़ी की मात्रा, एक में छोटी की मात्रा। चलिए बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दो ठो इसमें गलत ऑप्शन उसको खत्म कर देते हैं। अब दोनों में से आपको जो है बताना है कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, आपने सही जवाब दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभि उपसर्ग इसमें जो है लगा हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ करके उसका जो अर्थ है उसको बदल देते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? उपसर्ग बोला जाता है। यहाँ पर जो है मान क्या है? मूल शब्द है, और उसके आगे क्या जुड़ा हुआ है? अभी। तो अभी प्लस मान जुड़ करके क्या बना हुआ है? आपका अभिमान शब्द यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये जो है प्रत्यय से पूछा जा रहा है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? मीठा, आस, स या फिर ठास। यहाँ पर सीधा कई बच्चे जो है ठास को लगा देंगे, लेकिन आपका जो है रॉन्ग आंसर, गलत आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आस प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है मिठास में। प्रत्यय क्या चीज होता है? तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं। और विशेषण शब्द मीठा में आस भावनात्मक प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? मिठास भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आस, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है पूछा जा रहा है, बल्कि तद्भव पूछा जा रहा है। इन चारों में से तद्भव कौन सा आपको पूछा जा रहा है? ऑप्शंस देखिए, कपाट है, मयूर है, कपीस और कपड़ा। इसमें से आपको तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो कपड़ा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कैसे यहाँ पर समझते हैं। कपड़ा एक तद्भव शब्द है और हमको तद्भव यहाँ पर पूछा गया था। इसका शुद्ध संस्कृत या तत्सम रूप के लिए हम बात करें तो ये होता है आपका करपट। बाकी तीनों यानी जो शब्द है, कपाट हो गया और जो मयूर है, कपीस है, ये आपके क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? काफी इजी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर होने वाला है। कर्ता कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक या फिर अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संबोधन कारक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। संबोधन कारक क्या? वाक्य में जब जो है किसी को पुकारा जाता है, सचेत किया जाता है, संबोधित किया जाता है, वहां पर आपका संबोधन कारक होता है। यहाँ पर हे राम बोल रहे हैं ना, और इसका विस्मयादि चिन्ह है, इसी भी तो यहाँ पर इसकी पहचान होती है संबोधन कारक की। संबोधन मतलब हे, अरे, ओ, तरीके से क्या किया जाता है? संबोधन यहाँ पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी संबोधन कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुआं शब्द में जो है व्याकरण की दृष्टि से कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर भाववाचक। तो चलिए बताइए, धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा आपकी हो जाएगी? यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा ये जो है हो जाएगी। कैसे? तो चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, तरल, गैस या ऐसी वस्तुओं का बोध होता है जिसको मापा और तोला जा सके, उसको क्या बोला जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। धुआं एक जो है गैसी पदार्थ है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। वह स्वतः ही जान जाएगा, इस वाक्य में स्वतः जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शंस देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। वह जो है स्वतः ही जान जाएगा, इसमें स्वतः जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। कैसे? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता स्वयं अपने आप या अपने खुद के बारे में करता है, उसे ही क्या बोलता जाता है? निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर स्वतः, खुद, अपने आप, स्वयं जैसे यहाँ पर किया जाता है, उनको निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपको पहचानना है? रमेश सो रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, मोहन आम खाता है, बालक रोता है। चलिए बताइए, सकर्मक क्रिया क्या उदाहरण यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मोहन है आम खाता है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर समझते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म मौजूद हो या कर्म की संभावना हो उसे हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। इस वाक्य में खाता है क्रिया का फल आम पर पड़ रहा है और बाकी क्या है? सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? क्रिया के साथ कर्म मौजूद हो और कर्म की संभावना उसे ही क्या बोला जाता है? सकर्मक क्रिया बोला जाता है। और हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि तरणी और तरणी
शब्द युग्म का सही अर्थ भेद यहाँ पर क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट, काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। ऑप्शंस देखिए, नाव और सूर्य, सूर्य और नाव, युवती और नदी, नदी और युवती। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तरणी और तरणी दोनों भले ही हमको एक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा सही वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य और नाव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनने में समान परंतु अलग अर्थ वाले शब्द को यहाँ पर भिन्नात्मक शब्द कहा जाता है। यहाँ जो छोटी की मात्रा लिखा गया है ना, तरणी में, तरणी में, इसका मतलब आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है सूर्य, और जो बड़ी की मात्रा वाला जो तरणी है ना, उसका मतलब होता है नाव। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी इंपॉर्टेंट हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन है आपको करवा दिए, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।